अस्सलामुअलैकुम। तब्दीली के सफर में खुशामदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें आईं। एक, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा का पहला अज खुद नोटिस जो उन्होंने लिया साबिक ब्रिगेडियर असद मुनीर की मुबैना खुदकुशी से कबल लिखे गए खत पर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने लाहौर रजिस्ट्री में मुख्तलिफ केसेस की समाअत के बाद साबिक ब्रिगेडियर असद मुनीर की जानिब से लिखे गए खत पर अज खुद नोटिस लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल से असद मुनीर के दायर रेफरेंसेस और इस हवाले से अब तक की जाने वाली तहकीकात की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। असद मुनीर ने अपनी जान दी नैब के रवैये से तंग होकर। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है वो बहरिया टाउन कराची से मुताल्लिक है। सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन कराची की पेशकश कबूल कर ली। बहरिया टाउन इंतजामिया अगले 7 साल तक 460 अरब रुपए अदा करेगी। तमाम रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी। मुकम्मल अदायगी के बाद जमीन बहरिया टाउन के नाम मुंतकिल होगी। अदालत ने बहरिया टाउन के खिलाफ नैब रेफरेंसेस को मुआहदे के खिलाफ वर्जी से मशरूत कर दिया। इन दो मेजर डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे और बिलावल भुट्टो और वफाकी हुकूमत के दरमियान जारी चपकलश पर भी बात होगी। पहले मैं अपने मेहमान तारुफ करवाता चलूं। इस वक्त पेशावर से हमें ज्वाइन किया है रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर बहरामन तंगी साहब ने। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब हमें ज्वाइन करने का। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ और रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और कराची में हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची रफत सईद। रफत आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म इमरान खान से अखबारात के मालिकान और एडिटरों ने मुलाकात की जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि नैब ने अपने दायरा कार को अपनी इस्तेदाद से ज़्यादा फैला लिया है। नैब को चाहिए तवज्जो बड़ी मछलियों की तरफ मबजूल करे। बाज़ मामलात की वजह से ब्यूरोक्रेसी में खौफ पैदा हुआ है तो नैब से कोई भी खुश नहीं है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या फिर हुकूमत, सबको नैब के रवैये से शिकायत है। डॉक्टर रमेश कुमार साहब आपकी तरफ सबसे पहले आता हूं। आप किस तरह से देखते हैं चीफ जस्टिस के पहले अज खुद नोटिस को और नैब के रवैये पर आप क्या कहेंगे? देखिए, 17 साल मेरा एक्सपीरियंस है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मैं पेश होता रहता हूं और ज़्यादातर मेरा एक्सपीरियंस जो है 90% कोर्ट नंबर 1 में ही एक्सपीरियंस है। और जब भी कोई नया चीफ जस्टिस आता है वो कहता है कि नहीं, हम सो मोटो नहीं लेंगे, हम कोर्ट को बेहतर करेंगे, मगर आने के बाद उसका ज़मीर उसको नहीं रोक सकता। ज़मीर जो है वो खुद ब खुद जाग देता है। जब ऐसी ज़्यादतियाँ देखते हैं तो फिर सो मोटो लेना पड़ता है। तो मैं तो पहले तो आसिफ सईद खोसा साहब जो कहते थे कि मैं सो मोटो नहीं लूँगा, आज उन्होंने लिया तो मैं समझता हूँ ये बड़ नेचुरल है। और जब आदमी ऐसी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आता है ऐसी चेयर के ऊपर तो वो लेनी पड़ती हैं चीज़ें और अच्छी बात है ये। और ये आपने देखा कि साकिब निसार साहब ने जितने सो मोटो लिए और उसमें होता है गलतियाँ हर इंसान से होती हैं, मगर 80-90% लोगों को, उस आम बंदे को रिलीफ मिला है जो नामुमकिन था। एक तो मैं इसके ऊपर, दूसरी चीज़ ये कि नैब ये इत्फाकन से पाकिस्तान के अंदर जो एहतसाबी इदारे हैं और उनको ज़्यादा मयसर होकर काम करना चाहिए, मगर उसके ऊपर आज तक उंगलियां उठती जाती हैं और कभी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की लिए इल्ज़ाम लगता है, कभी जो है वो बाइस जो है और चीज़ें जो है नज़र आती हैं, कभी डिले प्रैक्टिस भी नज़र आती है। मगर बात ये, इल्ज़ाम तो वैसे भी लगते हैं हर इशू के ऊपर, मगर एक प्रैक्टिकली नज़र आना चाहिए कि आज ये केस शुरू हुआ, 6 महीने में ये केस ख़त्म हुआ, हमने इसके ऊपर ये किया, इसके ऊपर ये सजाई, इसके ऊपर ये रिकवरी आई। तो फिर जो है वो मैदान के ऊपर जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर अगर क्रिटिसिज्म करने वाले बंदे भी होते हैं तो आप जैसे लोग बैठे हैं जो उनकी सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं। तो नैब की सपोर्ट में खड़े होने वाले बंदे बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो उस हवाले से मैं तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब से मेरी बहुत अच्छी है। मैं तो समझता हूँ कि मुझे उम्मीद भी बहुत थी और अभी भी है कि जस्टिस जावेद इकबाल के टाइम पे नई इंटरफेरेंस चलेगा, नई इन्फ्लुएंस चलेगा, मगर उसकी कारकर्दगी को किस तरीके से बेहतर करना चाहिए और खुद जो है जुडिशरी से उनका ताल्लुक है तो उसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से काम हो जाए, अगर पार्लियामेंट के अंदर इसका कुछ और रोल देखते हैं कि पार्लियामेंट के रिफॉर्म के ऊपर काम करे, तो मैं समझता हूं पार्लियामेंट के भी सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके उसके ऊपर काम करें, क्योंकि ऐड साहब
इस मुल्क के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि हर रग के अंदर ठीक है जो है वो करप्शन बैठी हुई है। बैरमन साहब, आप क्या कहेंगे? असखुद नोटिस जिसके हवाले से उनका जो एक सुसाइड नोट था उसमें खुद उन्होंने इस्तदा की थी चीफ जस्टिस से इसके ऊपर नोटिस लेने की। एक तो ये नोटिस और दूसरा जाहिर है कि इस वक्त कहा यह जा रहा है कोई भी खुश नहीं है नैब की कारकर्दगी से, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि नैब ने अपने दायरेकार को अपनी इस्तेदाद से ज्यादा फैला लिया है। जी बैरमन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, देखिए जो मेरे भाई रमेश कुमार ने चीफ जस्टिस सईद कोसा साहब को एक वादा याद दिलाने की नाकाम कोशिश की है और फिर बातों को रिवर्स करके कि बहुत अच्छी बात है और मैं तवक्को भी रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। चीफ जस्टिस सईद कोसा साहब ने फरमाया कि सोमोटो एक्शन को लिमिटेड बनाने की कोशिश करूंगा, और जो कल नैब के रवैये से दिलबर्दाश्त ना हो के जो ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी की, और उसमें मैं आपको एक लास्ट जो उसने लेटर लिखा है उसकी लास्ट 2 सेंटेंसेस मैं आपको बता दूंगा कि आई एम गिविंग माई लाइफ इन द होप दैट यू द ऑनरेबल चीफ जस्टिस विल ब्रिंग positive changes in the system where incompetent people are playing with the life and honor of citizen in the name of accountability. Okay? तो ये उस लेटर की लास्ट पैराग्राफ है और ये वो मैसेज है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप और मुल्क के तमाम जो अपोजिशन है, जो फ्लोर पे भी कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे भी, टॉक शोज पे भी, और इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साकिब निसार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अंदर कहा था। तो मैं समझता हूं कि एक चाहिए, एहतसाब होना चाहिए, चोर को पकड़ना, लेकिन जिस अंदाज से आज एक फैमिली के सरबराह ने अपनी जान की कुर्बानी दी, खुदकशी होने पे मजबूर हुआ, वहां पे हथकड़ियों में लोग मर गए हैं, वहां पर प्रोफेसर और डॉक्टर्स को हथकड़ियां 80 साल की उम्र में लगा चुके हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इस वक्त जो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है वो 6 साल से एहतसाब से भाग रहे हैं, उस पर भी केस चल रहा है, उनके साथ जो सेक्रेटरी है उन पर भी इंक्वायरी चल रही है, मौजूदा सीएम केपी भी इंक्वायरी चल रही है, मौजूदा सीनियर मिनिस्टर पे भी इंक्वायरी चल रही है। तो मैं समझता हूं कि जो मैसेज दे रहे ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की मैसेज दे रहे। अगर वाकई नैब के चेयरमैन या नैब का इदारा इतना मुतारिक है तो इनको भी हाथ डाल के उनको अरेस्ट कर ले और तब मैसेज दे दे कि हम अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबली करते हैं। रफत साहब, आपने दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू सुना और जाहिर के चीजें हैं इस तरह की जिस तरह की देखी जा रही हैं। एक सुसाइडल नोट जो है उसकी एक अपनी अहमियत होती है और मिस हैंडल भी किया जा रहा है, लेकिन जब वक्त था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको तब्दील कर सकती थी इसके कवानीन में, और ज़ाहिर है कि मुस्लिम यूनियन जो है वो भी कहती है कि हमको भी करना चाहिए था। बिलावल साहब ने तो परसों कहा कि ये हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर सके। तो आज यही दोनों पार्टीज जो हैं वो ज़्यादा इसकी विक्टिमाइजेशन की बातें कर रही हैं। ये तो खुद तब्दील कर सकते थे ना उस वक्त इन कवानीन को। देखिए इमरान, बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ये काम उस वक्त हो सकता था, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायत रही है सियासी जमातों की भी कि जब वो चीज़ें उनके साथ होने लगती हैं तो उन्हें वो बुरी लगती हैं, वरना उसकी वो हिमायत भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं कहूँगा दोनों मौजूद मेहमानों ने जो बात की उनमें कुछ बातों से तो मैं इत्तेफाक करूँगा और कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा इसमें कि एहतसाब का इदारा नैब जो है उसके पास कैपेबल लोग नहीं हैं जो वाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश कर सकें, उनको प्रूफ कर सकें। आपके पास इस तरह के लोग नहीं हैं और शायद यही वजह है कि कहा कि जो आसिफ अली जरदारी का मुकदमा है मनी लॉन्ड्रिंग वाला, इसको इन्हें रावलपिंडी ले जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो मुतनाज़ा हुआ। कल भी मैंने यही बात की थी कि आगे चलकर इसका फ़ायदा यकीनन जिन पे इल्ज़ाम है उन्हें ही पहुँचेगा। फिर एक बात ये कि जो ब्रिगेडियर असद मुनीर वाला मामला है जिसमें कि सो मोटो एक्शन वाली बात है
कि नैब को हम लेके उस पर तनकीद तो कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल लेके अगर कोई किसी ने जुर्म किया है तो उसको हथकड़ी भी लगनी चाहिए, किसी ने वाइट कॉलर क्राइम किया है, गबन किया है, उसको भी पकड़ना चाहिए। लेकिन ये कहकर हमने एक रिवायत बना ली है कि प्रोफेसर, अगर प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी के फंड में खुर्द-बुर्द करे, वहाँ उनके पैसे चुराए, वो खा जाए, उसके बाद और दीगर अखलाकी जराइम में मुलव्विस हो, तो क्या उसे हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए? मैं कहूँगा इस माशरे में जो इस तरह के काम में मुलव्विस है उसे हथकड़ी हर सूरत लगनी चाहिए, उसे कोई कवर नहीं मिलना चाहिए उसके ओहदे का, ना किसी सियासतदान को, ना किसी प्रोफेसर को, ना किसी सरकारी मुलाजिम को। हाँ, नैब अगर चाहे, नैब में वो सलाहियत नहीं है जिसकी वजह से सारी मुश्किलात पेश आ रही हैं और इसी वजह से बहुत सारे मुकदमात में वो फैसले नहीं हो सकेंगे। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का आज कहना है कि नैब जो है वो फोकस करे अपने आप को, बड़ी मछलियों तक महदूद करे, जरा ज्यादा उसके ऊपर। इमरान, मैं एक बात ये कहूंगा, बड़ी मछलियों, वजीर आज़म इमरान खान की यकीनन मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के वो लोग हैं जिनके मामलात नैब में चल रहे हैं, उनका इशारा वाज़ेह उसी जानिब है और कुछ नहीं इससे ज्यादा, फिर वो सियासत के जुमरे में ही आएगा। ठीक है, रमेश कुमार साहब, तो आपसे क्या उम्मीद की जाए? नैब कवानीन में तब्दीली आप लोग कर रहे हैं, क्या इसके जा रही है? देखिए, हम अगर खुद अकेले सिर करेंगे तो ये बात ये होगी कि बाबा ये फिर दोबारा पॉलिटिकल पार्टीज को टारगेट बना रहे हैं। मैं समझता हूँ एहतसाब के लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सीरियस होना पड़ेगा और ये वक्त अभी नहीं तो 2-3 महीनों के बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज कहेंगी कि बिल्कुल अब हम बैठने के लिए तैयार हैं। और उस वक्त चाहे जुडिशल रिफॉर्म आए, चाहे नैब रिफॉर्म आए, ये रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है, चाहे पुलिस रिफॉर्म आए, इन इश्यूज़ के ऊपर हमें मिलके काम करना पड़ेगा। इस मुल्क से दहशतगर्दी के हवाले से भी मिलके, आज जो बिलावल साहब का भी जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला जो इशू है, जो आज शाम से जिस भी मैं टीवी चैनल पे गया हूँ तो वही इशू उठा है, तो इन इशू के हवाले से भी हमें बैठ के ये सारी चीज़ें हल करनी पड़ेंगी। स्टेटमेंट की हद तक मैं समझता हूँ नहीं गवर्नमेंट को जाना चाहिए, नहीं और पॉलिटिकल पार्टीज को जाना चाहिए। अगर दहशतगर्दी का मामला है तो भी बैठ के हल करें, नैब को अगर बेहतर बनाना है तो भी बैठ के हल करें, मगर साथ में इस वक्त जो सरबराहान है इदारों के, उनका भी एक फर्ज बनता है, उनको एक वास्ट एक्सपीरियंस है कि कम से कम उनके इदारे के ऊपर अगर कोई क्रिटिसिज्म होती है तो वो भी अपने इदारे को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, क्योंकि इस वक्त जो पॉलिटिकल वो मौजूद है कि इस मुल्क के अंदर एहतसाब खड़ा करना है, इस मुल्क से दहशतगर्दी के साथ करप्शन भी खत्म करनी है। तो जब एक पॉलिटिकल विल मौजूद है तो इदारे को किस चीज की रुकावट है, इदारे के अंदर कौन सी कैपेबिलिटी नहीं है, जो वास्ट एक्सपीरियंस के लोग जो नहीं है, तो उस हवाले से अपने तौर पे काम करे कि किस तरीके से चले। बैरमन साहब, मुतनाज़ा लोग तफ्तीश करेंगे, मुतनाज़ा लोग अगर तफ्तीश करेंगे जिनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पार्टी को कि जो जिसके ऊपर मामलात और मुकदमात हैं, तो मेरे ख्याल में न्यूट्रल लोग अगर करें तो ये मसला नहीं दरपेश। चले बैरमन साहब, अब जाहिर है कि कहा जा रहा है आगे आने वाला वक्त इतना कड़ा है कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अगले कुछ माह में तमाम पार्टी जो आएंगी और बैठ जाएंगी इसके ऊपर अमेंडमेंट के हवाले से, तरमीम के हवाले से, तो आप साथ देंगे फिर इसमें? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मेरी आवाज बाउंस होके आ रही है, इसको थोड़ा सा ठीक कर ले। अच्छा, इस वक्त हम इसको सही करते हैं, साथ में ये भी एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, बाद की आवाज जो उसको भी सही कर लेते हैं। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक के बाद इस अहम तरीन इशू के ऊपर डिस्कशन जो है वो जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। बात कर रहे हैं नैब कवानीन में तरमीम के हवाले से। बैरमन सईद साहब, बैरमन तंगी साहब, आप फरमाइएगा कि यहाँ तो सूरत हाल ये है कि असेंबली का इजलास नहीं हो पा रहा, उस इजलास में जो है वो अपोजिशन वॉकआउट कर जाती है। क्या इस अहम मामले पर आप लोग मुत्तफिक होंगे, मुत्तहिद होंगे हुकूमत के साथ अगर गवर्नमेंट इनिशिएट करती है? इमरान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा इस जाली मैंडेट के ज़रिए जो हुकूमत आई है, तो इस पार्लियामान में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जाने का फ़ैसला इसलिए नहीं किया है कि वहाँ इनके वज़रा हमें गाली दे दे, वहाँ प्राइम मिनिस्टर हमें गाली दे। ये आवाज़ फिर रिपीट हो रही है। हम इसलिए गए हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत कोई लेजिस्लेशन ले आए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए, कानून साजी के लिए
तो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंक्लूडिंग तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर इसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन अभी मैंने 1 घंटा पहले एक टॉक शो में मैंने पीटीआई के एक लीडर से सुना कि जब अपोजिशन चाहे तो हम कानून साजी करेंगे। अच्छा, तो मैंने उनसे ये कहा कि खुदा का खौफ करें, आप कंटेनर पे खड़े नहीं हैं, आप हुकूमत में हैं, आप हुकूमत की जिम्मेदारी महसूस करें, आप अपनी जिम्मेदारी को एहसास करें, आप कानून साजी ले आए, आप तरमीम ले आए, आप इदारों की मजबूती के लिए बिल ले आए, आप पाकिस्तान से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए बिल ले आए। अपोजिशन आपका साथ देने के लिए तैयार है, इसलिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने सो मेनी टाइम इस फ्लोर से ये ऐलान किया था कि आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। बेशक आपके पास कौम को कुछ देने के लिए नहीं है तो आप हमें गाली देते हैं और हमें इमोशनल बनाते हैं। ये इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो क्राइसिस के वक्त भी सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने कोशिश की थी कि वो कमेटी की मीटिंग में नहीं आया था, उस जॉइंट सेशन की मीटिंग में आने से पहले अपोजिशन लीडर के साथ हाथ नहीं मिलाया था, तो उसने हद तलवसी कोशिशें की थी कि अपोजिशन ऐसा काम करे कि वो हमारा साथ न दे। लेकिन अपोजिशन पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, अच्छी लेजिस्लेशन के लिए इनका साथ देंगे। लेकिन अभी वक्त है, 8 महीनों में इसने अवाम के साथ जो जुल्म किया, जो ज्यादती की, इदारों को तबाह किया, फॉरेन पॉलिसी को तबाह किया, इकोनॉमी को तबाह किया। रमेश साहब से इसका रमेश साहब ये फरमाइएगा, 8 महीने में आपने सब कुछ तबाह कर दिया। और दूसरी बात यह कि जिस रवैये की शिकायत इस वक्त कर रही है कि जब इंडिया पाकिस्तान के हवाले से मामला चल रहे थे, अपोजिशन आगे बढ़ी, सपोर्ट किया, हुकूमत की तरफ से भी उस वक्त जो है बहुत जिम्मेदारी आयद होती थी मामला को सेटल करने की, सही करने की, वो मौका मिस किया आप लोगों ने शायद। देखिए, पहली चीज तो ये कि बिलावल साहब की जो प्रेस का वो साफ जाहिर है कि वो पाकिस्तान की सलामती के हवाले से कितने सिंसियर है। और रही बात अवामी इश्यूज़ की, मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि जब भी वहाँ पे स्पीच शुरू होती है अपोजिशन की तरफ से असेंबली के अंदर, तो पहली ये शुरू होती है कि हमने तो सारे जख्म खाए हुए हैं, हमने जेलें देखी हुई है, हमने ये किया हुआ है, आप अपनी खैर मनाएं, ये मनाएं। मुझे तो कभी अवामी इश्यूज़ के ऊपर जब भी आते हैं हमें तो गवर्नमेंट को टारगेट करते हैं कि भाई अवामी इश्यूज़, कौन कहता है कि अवामी इश्यूज़ के लिए बात नहीं हो। बिल्कुल अवामी इश्यूज़ के लिए बात होती तो आज अपोजिशन को भी पजीराई मिलती, मगर अपोजिशन भी बात सिर्फ करती है अपने मफादात की करती है। जैसे माजी में हुकूमतें चलाने के लिए एक दूसरे को बचाते रहे और मफादात की सियासत होती रही, अब जो है हुकूमत को टारगेट बनाते हुए अपनी मफादात चाहते हैं, वो मफादात की सियासत इस हुकूमत में नहीं चलेगी। ये हुकूमत अवामी इशूज़ के हवाले से सीरियस है और काम कर रही है। रही बात इशूज़ की, मैं समझता हूँ अवामी इशूज़ बिल्कुल क्रिटिकल है, बहुत संजीदा हैं और बहुत मसले मसाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिकली सिचुएशन है वो 6-8 महीने का नतीजा नहीं है, वो 10 सालों का नतीजा है। तो 10 सालों का बोझ अगर आप 8 महीने की जो मुस्कुराहट है वो बहुत डालेंगे, तो ये मैं ये जानना चाह रहा हूँ, हकीकत से आप बात करेंगे कि हमारी रगू में क्या चीजें गलत है, उनको मानूंगा कि उन सुफों को सही करना चाहिए। अच्छा, मगर आप इल्जामात बराए इल्जामात लगाएंगे तो उसको मैं नहीं मानूंगा। बैरमन साहब, बात तो टू एन एक्सटेंट जो है वो समझ में आती है कि जो कल बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आज वो भारतीय अखबारात की हेडलाइन बनी हुई है, क्या कहेंगे? और मुस्कुराहट का भी जरा जवाब दीजिएगा सर, इतने तल्ख माहौल में। यहाँ पे हेडलाइन नहीं है, इंटरनेशनली हेडलाइन है। देखिए, मुस्कुराहट ये है कि मेरे भाई की 17 साल एक्सपीरियंस है पार्लियामान की, और ये 17 साल एक्सपीरियंस 17 जुमातों से है। तो मैं समझता हूं कि इसने तो पिछले 5 साल में नवाज शरीफ की हुकूमत में नवाज शरीफ को और उसकी पॉलिसी को डिपेंड करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, और अभी इस हुकूमत को अवामी हुकूमत कहते हैं। तो मुझे हंसना आता है तो और क्या करूं मैं। देखिए, मैं 38 साल का पॉलिटिकल वर्कर हूं और एक जियाला हूं, तो अगर मैं पीपल्स पार्टी की पॉलिसी को डिपेंड करता हूं तो मुझे हक है। लेकिन आज से 1 साल पहले इसने नवाज शरीफ की पॉलिसी को डिपेंड की है। तो ये यहां पर कौम देखती है कि टॉक शो पे लोग जो आते हैं वो कल किसके साथ थे, आज किसके साथ हैं और कल किसके साथ होंगे। लेकिन जहां तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की पाकिस्तान के लिए सोच है,
तो पाकिस्तान के लिए लड़ लड़ के भुट्टो शहीद ने गड़ी खुदा बख्श में 4 कब्रें बनाई हैं, और ये उसका नवासा है, बीबी का बेटा है, जरदारी साहब का बेटा है, और ये समझता है कि आज अगर परस करे इंडिया और पाकिस्तान के क्राइसिस हैं तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मौजूदा हुकूमत को कहा था कि आगे बढ़े, मैं आपके साथ हूं। लेकिन जब आपके 3 वज़रा जो आपके काबीना में बैठे हैं, हम नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद को कैसे इंश्योर करेंगे, और उसने नाम नहीं लिया था, उन वज़रा ने खुद कहा, उसने तरदीद की, तो मैं समझता हूं कि बिलावल भुट्टो जरदारी की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस मुल्क में दहशतगर्दी खत्म करने के लिए और अमल लाने के लिए वो बात करे। ठीक, रफत साहब जो बिलावल कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। नहीं, मुझे जवाब एक मिनट में जवाब है। देखिए, बात यह है कि आदमी कहीं भी रहे अपने जमीर को जिंदा रखे रहे। मैं मियां नवाज शरीफ के साथ था, बिल्कुल खुदा के लिए ज़मीर ये नहीं है कि आप बिल्कुल 2002 से मेरी बात अब जवाब सुनने दें। 2002 से 2007 तक मैं बिल्कुल मुशर्रफ के साथ था, या फिर मैं नवाज शरीफ के साथ था, या अभी इमरान खान, मगर मैं जब भी रहा अपने जमीर को जिंदा रख के रहा, कभी मैंने गलत डिफेंड नहीं किया। मियां साहब के साथ रोते हुए मैंने पनामा को डिफेंड नहीं किया। मैं 2 सालों में मियां साहब के साथ कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं गया कि ये पनामा का इशू है और आप इसको जो है वो हम डिफेंड करें। नहीं, बात यह है आप पॉलिटिकल पार्टी के जियाले हैं या नहीं है। उसका मकसद ये नहीं है कि आप कब्रों वाली सियासत आज तक वो याद दिलाते रहे कि मैं जियाला हूं और सब कुछ। ऐसा वक्त खत्म हो गया कि लोग ऐसे दिखाते गए और जियाले जियाले कह के गए, लूटते गए, बाहर पैसा भेजते गए, वाला नहीं हो। उन चीजों को जो डिफेंड करता है वो सबसे ज्यादा अपने लिए भी गुनहगार होता है इस दुनिया में भी। और अब बात ये है कि जी दरअसल साहब अब जरा मैं मुझे रफत से भी बात करने दे सर, मुझे रफत साहब से भी बात करने दे। रफत साहब, उधर राहुल गांधी कुछ कहते हैं तो पाकिस्तान के अखबार की हेडलाइंस होता है, यहाँ बिलावल कुछ कहते हैं तो इंडियन अखबार की हेडलाइंस होता है। ये ऑपोजिशन ये तो कुछ कह ही नहीं सकती, और अगर ऑपोजिशन कुछ कहती है तो गवर्नमेंट उसको डिफरेंट तरीके से जो है वो लेकर चलती है। क्या कहेंगे जी? देखें, इन सियासतदानों का अलमिया यही है। मोहम्मद ज़मीर सबके पास बड़ी वाफर मिकदार में और कसरत से मौजूद है, जिसे ज़मीर का नाम दिया जाता है। अगर ज़मीर पे बात करने के लिए आएंगे तो ये सबको पता है कि वो ज़मीर कहाँ से आता है, किस तरह से लिया जाता है, कौन ज़मीर की बात करता है। लिहाजा ज़मीर की बात ना करें। पाकिस्तानी और ज़मीर के माफिज ज़मीर में कौन है ये सभी पता चल जाता है। हम ज़मीर की बात कर सकते हैं। मेरे ख्याल में, मुझे बोलने तो दें, मेरे अलमिया यही है सियासतदानों का कि बात किसी को नहीं करने देते। अपने हक में बात होती है तो सबको अच्छी लगती है, जरा सी मुखालफत में आती है तो वो कड़वी लगती है। तो मेरे ख्याल में बर्दाश्त का इतना मार्का पैदा करना चाहिए, और यही मैच्योर सियासत है। और पाकिस्तानी सियासतदानों को मैच्योर होना चाहिए। जब कोई दूसरा आ जाता है जिसे तीसरा फरीक कहते हैं तो फिर सब दौड़ पड़ते हैं यकजा होकर। बात है कि अपने रवैयों पर तवज्जो दें। ठीक है, अब मैं बात ये कर रहा हूं जो आपने बात की थी। मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में इन लोगों के मिल बैठने का कोई चांस नहीं है। तहरीके इंसाफ ने जो रवैया इख्तियार किया है, जो जारहाना रवैया वजीर आजम का है, जो उनकी टीम का है, उसमें शायद नैब के कवानीन के हवाले से भी यकजा ना हो सकें। आने वाले दिनों में आप ये देखेंगे कि लड़ाई और बढ़ेगी, और पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर से अदालत में भी फेस करने को तैयार है, और वो सड़कों वाली एक बात करते हैं। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी के जो लोग पीपल्स पार्टी में हैं वो स्ट्रीट की सियासत करना भी जानते हैं। हाँ, मुस्लिम लीग नून को जरा थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। अगर वो जहनी तौर से तैयार हो तो वो अगर यकजा होकर कोई काम करेंगे तो कोई कामयाबी हो सकती है। और आने वाले दिनों में कोई ऐसी तहरीक चलाने की इस्तिताअत कोई सियासी जमात नहीं रखती जब तक इमरान खान को एक सपोर्ट हासिल है, और जो मामलात करने हैं जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाएंगे इस एहतसाब के हवाले से ऐसा नहीं होगा। आपने देखा कि पहला शिकंजा मुस्लिम लीग नून को कसा गया, उसके बाद पीपल्स पार्टी की तरफ आए, और ये जब मंतकी अंजाम तक संबात पहुंच जाएंगी उसके बाद ही अगला फेज आएगा। ठीक है, अगला फेज आएगा। इन मामलात पे भी बात करेंगे। और एक और अहम डेवलपमेंट, एक प्राइम मिनिस्टर की आज एक ये कोट की, उन्होंने कहा कि नवंबर अभी बहुत दूर है और आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का अभी नहीं सोचा। क्या मैसेज है इसके पीछे, इसके ऊपर बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं।
वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि नवंबर बहुत दूर है, अभी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन का फैसला नहीं किया, उसके बारे में सोचा नहीं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब फरमाइएगा, राहिल शरीफ साहब ने फरवरी के महीने में एक स्टेटमेंट दे दिया था कि वो जो है एक्सटेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि उस वक्त भी ये इसी तरह की बातें हो रही थी। आज मार्च जो है वो खत्म होने के करीब है, तो ऐसा क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर को खुद ये बात कहनी पड़ी? देखिए, मैं समझता हूँ किसी ने साफ ही ने किसी मालकान सवाल किया होगा जिसके इशू के ऊपर जो है वो बात आई कि एक्सटेंशन के बारे में या नए चीफ के बारे में आपने कोई फैसला किया है, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने रिप्लाई दिया कि नहीं, अभी तो नवंबर बहुत दूर है और जिसके ऊपर कोई एक्सटेंशन या कोई जो है नए के बारे में अभी नहीं सोचा। तो ये बिल्कुल परफेक्ट जवाब था और मैं समझता हूँ ये टाइम भी नहीं है, अभी मार्च है और आप जो है वो 8 महीना पहले किसी की बात करें। एक प्रोविजन होता है 3 महीने का, 3 महीने पहले वो चीज़ें ज़रूर डिस्कशन में आ जाती हैं, मगर एम टाइम के ऊपर 1 महीना पहले डिसीजन होता है। हाँ। और मैं समझता हूँ जनरल राहिल शरीफ के टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था और माजी में भी ऐसे होते रहती हैं चीज़ें। तो कम से कम ऐसी चीज़ें तो सोचनी भी नहीं चाहिए कि इदारे का सरबराह एक बैठा है, परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है और मुल्क के हवाले से जो बॉर्डर की सिचुएशन है, उस सिचुएशन के ऊपर हम वो चीज़ें जो हमारी कमांड है, मेन कमांड के बारे में हम डिस्कशन करें, वो तो इस वक्त टाइम भी नहीं है कि उस टाइम के ऊपर बात करें। दूसरी, आपने अपनी इंट्रो में एक बात की थी बहरिया के हवाले से कि बहरिया का डिसीजन आ गया, और मैं आज देख रहा था थोड़ा बहुत मीडिया, वैसे तो हर इशू जो है वो बहुत ज़्यादा, जब भी बहरिया का आता था कोर्ट के अंदर तो मुझे कम नज़र आता था मीडिया के ऊपर, मगर आज उस चीज़ों को जितना एक डिसीजन आया और मैंने उसके ऊपर कोई ऐसी नेगेटिव रिमार्क्स जो है सहाफ़ियों की तरफ से भी नहीं देखी है, ज्यादा तो आप समझ गए होंगे। नहीं तो जाहिर है कि इसके ऊपर हम बात जरूर करेंगे। रफत सईद हमारे साथ मौजूद हैं। रफत, आपकी तरफ भी आते हैं। रफत, फरमाइएगा कि एक बहरहाल अदलिया का एक फैसला, उसके ऊपर कोई हक नहीं है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आप क्या समझ रहे हैं इस फैसले के हवाले से, जिसमें सेटलमेंट एक तरीके से हुई है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतना बड़ा अमाउंट सेटल हुआ है। इमरान, उस बात को करने से पहले जो आपने अपनी इब्तिदा में बात की थी अभी आर्मी चीफ के हवाले से, मैं उस पर एक थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि जितना पाकिस्तान में इस जानिब तवज्जो दी जाती है, ख़ास तौर से आम आदमी भी, अवाम भी, सियासतदान भी, तमाम लोग इस बात में बहुत दिलचस्पी रखते हैं कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। बातें शुरू हो जाती हैं, गॉसिप आती हैं, जो जाने माने तजर्बेकार एंकर पर्सन हैं वो उस पर अपने तजिए देने लग जाते हैं और ऐसा लगता है कि उन्हें बिल्कुल अंदर की 1 to 1 होने वाली बातचीत उन्हें मालूम है और बहुत कतईयत से बात करते हैं। अभी तो देखिएगा आने वाले दिनों में किस किस्म के प्रोग्रामात होंगे, किस तरीके से तकरीर होती है। लेकिन मेरी एक मालूमात कह लें या मेरी एक ज़ाती राय समझ लें, मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात में शायद वो खुद भी एक्सटेंशन नहीं लेंगे और वज़ीर आज़म शायद देना भी चाहें, लेकिन उसके बाद वो नहीं लेंगे। ये एक मेरी राय है, इसका उससे नहीं है। और दूसरी बात आपने बहरिया टाउन की बहरिया टाउन में एक मसला ये भी है कि जब उन्होंने कहा बहुत ज़्यादा खबरें नहीं देखी, मेरे ख्याल में उसकी वजूहात खुद रमेश कुमार साहब भी जानते हैं कि मीडिया में क्यों बहरिया टाउन डिस्कस नहीं होता, क्यों उसके मुतालिक बातें नहीं आती हैं, ये अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अदालत का फैसला सबकी सराखों पर है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता और मेरे ख्याल में ये फैसला बहुत वसीतर मफाद में किया है कौम के और लोगों के पैसे फंसे हुए थे। आम आदमी सफ़र करता, आम आदमी मुश्किल में आता, ऐसा तो नहीं हो सकता बनी बनाई इमारतें वहाँ ढा दी जाए, उन्हें गिरा दिया जाए, उन्हें तहस नहस कर दिया जाए। एक अच्छा वे आउट यही निकलता था कि बहरिया टाउन वो जो भी डिफरेंस है वो पैसे अदा करेगा, जो मुद्दत तय होती है वो पाकिस्तान की सबसे सुप्रीम अदालत ने वो तय की है और उसका एहतराम हमें भी करना है, सब लोगों को करना। लास्ट मिनट से बिल्कुल बैरमन तंगी साहब, आप क्या कहेंगे आर्मी चीफ के एक्सटेंशन के हवाले से जो बात कही गई, क्या ऐसे क्या हालात हैं कि इस वक्त ये बात डिस्कस होना शुरू हुई है? इमरान साहब, जब हम जमहूरी तर्ज हुकूमत को, जब हम पार्लिमान को, जब हम आइन को मजबूत करना चाहते हैं और इसको अगर हम मजबूत करें तो फिर इदारों के जो सरबराहान है, उनकी जो एक्सटेंशन है, उनकी जो रिटायरमेंट है, फिर मेरे ख्याल में उन पे कोई बात नहीं करेंगे, इसलिए कि ये तो एक दस्तूर है कि जब
चाहे आर्मी हो, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे कोई इदारा हो, वो अपनी रिटायरमेंट के बाद रिटायरमेंट होती है। लेकिन हम समझते हैं कि हम इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मजबूत करें, हम आईन की पासदारी करें, हम पार्लियामान को मजबूत करें, तो इंशाल्लाह फिर इसी तरह सरबराहान रिटायर भी होंगे, एक्सटेंशन मिलेंगे या नहीं, लेकिन उस पर फिर प्राइम मिनिस्टर को बात करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और यकीनन निज़ाम ही उस वक्त जो है हमारा मजबूत होगा जब हम आइन और पार्लियामान की मजबूती की बात करेंगे। किसी जातियात या शख्सियात के हवाले से हमारी जो है वो लाइकिंग और डिसलाइकिंग नहीं हो। शुक्रिया हमारे तीनों पैनलिस्ट, बहरमन तंगी साहब, डॉक्टर रमेश कुमार साहब और रफत सईद, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। आपका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।